पिछले कुछ वक्त से नेपाल में कुछ बड़ा हो रहा है। सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले और इनकी कमान संभाली हुई थी देश की युवा पीढ़ी जेन जेड ने। तो आखिर ये सब क्यों हुआ? चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सीधी सी बात से। सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया और बस वहीं से सारा बवाल खड़ा हो गया। पर सच तो ये है कि ये बैन सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो बहुत पहले से सुलग रही थी और उसकी वजह कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी चिंगारी की जिसने इस पूरे आंदोलन को भड़का दिया, सरकार का डिजिटल बैन लगाने का फैसला। और ये कोई छोटा मोटा बैन नहीं था। सरकार ने एक दो नहीं बल्कि करीब 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर ताला लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसका असर लाखों युवाओं पर सीधा पड़ा। बैन होने वाली ऐप्स में कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और यहाँ तक कि एक्स यानी वो सारे प्लेटफॉर्म्स जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। एक ही झटके में लाखों लोगों का बातचीत करने और जानकारी हासिल करने का जरिया बंद हो गया। अब जो युवा सड़कों पर उतरे थे उनके लिए ये सिर्फ एक टेक्निकल बैन नहीं था। नहीं, उन्होंने इसे अपनी बात कहने की आजादी पर, अपनी आवाज पर एक सीधा हमला माना। उनके हिसाब से ये उनकी आवाज को दबाने की कोशिश थी। तो चिंगारी की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस पेट्रोल की जिसने इस आग को इतना भड़काया। क्योंकि मामला सिर्फ बैन का था ही नहीं, जड़ में थे करप्शन, कुछ लोगों को मिले खास अधिकार और आम लोगों का दर्द। उस वक्त नेपाल में ना मानो दो अलग अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ थे बड़े बड़े नेता और उनका परिवार जिनकी लाइफस्टाइल एकदम शानदार थी, भाई भतीजावाद का बोलबाला था। और दूसरी तरफ थे देश के नौजवान जिनके पास नौकरियां नहीं थी और जो अपने घर परिवार से दूर विदेशों से भेजे गए पैसों पर निर्भर थे। और यही आर्थिक दबाव थे जो युवाओं के गुस्से को और बढ़ा रहे थे। सोचिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, घर चलाने के लिए बाहर से पैसा आ रहा है और अमीर गरीब के बीच की खाई वो तो और भी गहरी होती जा रही थी। इन सब ने मिलकर हालात को विस्फोटक बना दिया था। इसी गुस्से के बीच एक शब्द बहुत पॉपुलर हुआ, नेपो किड्स। ये शब्द प्रदर्शनकारी उन नेताओं के बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें लगता था कि उन्हें सब कुछ बिना मेहनत के सिर्फ अपने परिवार के नाम की वजह से मिल रहा है। ये शब्द दिखाता है कि सिस्टम में फैले करप्शन को लेकर कितना ज्यादा गुस्सा था। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये गुस्सा सिर्फ आज का नहीं था, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। उन सिस्टम की नाकामियों में जिन्होंने सालों से लोगों का सरकार पर से भरोसा ही उठा दिया है। देखिए, कहानी शुरू होती है 2008 से। राजशाही खत्म हुई, देश एक रिपब्लिक बना। लेकिन उसके बाद से आज तक नेपाल ने कभी राजनीतिक स्थिरता देखी ही नहीं। सरकारें आती जाती रहीं, कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और नतीजा, देश की तरक्की एक तरह से रुक गई। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी की, मतलब जवाबदेही की। लोगों में ये बात घर कर गई है कि अगर आप पावरफुल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपको सजा नहीं देगा। और इसी सोच ने अन्याय की भावना को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज की पीढ़ी के लिए इंटरनेट सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। नहीं, ये अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का और हाँ, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जब सरकार ने इस पर बैन लगाया तो इसे अपनी आवाज को दबाने की एक तानाशाही कोशिश के तौर पर देखा गया। तो इतना सब कुछ हुआ, सड़कों पर लोग थे, गुस्सा था। अब देखते हैं कि इस पूरे आंदोलन का नतीजा क्या निकला। और जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पूरे देश में प्रोटेस्ट फैल गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें होने लगी। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन ये जीत आसानी से नहीं मिली। इसकी एक बहुत बड़ी और दुखद कीमत चुकानी पड़ी। इन झड़पों में करीब 20 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा दिखाता है कि हालात कितने गंभीर थे। तो हाँ, एक तरह से ये एक जीत थी। बैन हट गया, प्रधानमंत्री बदल गए। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि जिन असली मुद्दों की वजह से ये सब शुरू हुआ था वो तो आज भी वहीं के वहीं है, अनसुलझे। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। बैन चला गया, प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन जो असंतोष की जड़ें हैं, जो गुस्सा है, क्या वो अब भी अंदर ही अंदर बढ़ रहा है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।